हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई भी आपकी बहुत बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि मैंने अभी जस्ट इसके पीछे कल ही एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हम विज्ञान में, रसायन विज्ञान में जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये मैंने शुरू किया था। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 हो चुका है, लेक्चर नंबर 2 ये है मेरा। अब मैं ये लेक्चर नंबर 2 यहाँ पे लेके आया हूँ। लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है जाके देख लीजिएगा। अब एक बार मैं सबसे पहले रिकॉल करा देता हूँ, आपको रिकॉल करा देता हूँ कि पहले चैप्टर में क्या हमने पढ़ा था। पहले चैप्टर में हमने देखो पढ़ लिया था द्रव्य के बारे में, पदार्थ के बारे में। फिर हमने ये पढ़ा कि ये दो तरह के होते हैं, दो तरह के, एक तो शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर और एक अशुद्ध पदार्थ यानी कि इम्प्योर। ठीक है, फिर प्योर शुद्ध पदार्थ को दो भागों में हमने बांटा था। एक होता था तत्व, इंग्लिश में एलिमेंट, और दूसरा होता था यौगिक। ठीक है, फिर तत्व को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, कौन कौन से? धातु, अगर आपको याद हो, अधातु और उपधातु, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, और इम्प्योर को हमने कहा था, इसी को मिश्रण या मिक्सचर भी कहा जाता है। ठीक है, और फिर मिश्रण को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, अगर आपको याद हो, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, और उसमें भी हमने द्रव्य की परिभाषा पढ़ ली, शुद्ध पदार्थ की परिभाषा पढ़ ली, तत्व की परिभाषा पढ़ ली, धातु, अधातु, उपधातु की परिभाषा पढ़ ली। तो अब बारी है यौगिक के बारे में पढ़ने की। ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? यौगिक के। यहाँ से यौगिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मिश्रण यानी कि मिक्सचर पढ़ेंगे, फिर मिश्रण के टाइप्स पढ़ेंगे जो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण है। तो लेक्चर नंबर 2 है ये मेरा। तो शुरू कर लेते हैं लेक्चर को। मैं बालेंदु प्रताप सिंह एक बार और आप सभी का स्वागत करता हूं इस लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, ठीक लगता है पढ़ने के बाद, तो ज़रूर आप लाइक तो कर ही देंगे, शेयर करिए, थोड़ा वीडियो को शेयर करेंगे तो ये वीडियो थोड़ी चल जाएगी और फिर मेरा मोटिवेशन भी बना रहेगा। अगर आपको अच्छा लगता है कि शेयर कर सकते हैं, अच्छी वीडियो है, समझ में आता है तो ही करिएगा, बट अगर अच्छा लगता है तो करिएगा, भूलना नहीं है। चलिए तो फिर क्लास को शुरू कर लेते हैं। देखिए, आज हमारी शुरुआत ही होगी किससे? यौगिक से। हमें पढ़ना है यौगिक, यौगिक जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स, कंपाउंड मीन्स होता है यौगिक। ठीक है, तो इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कंपाउंड्स, कंपाउंड्स या फिर यौगिक। क्या होता है ये यौगिक? ठीक है, तो यौगिक की परिभाषा जरा ध्यान से समझना। क्या कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों की परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को यौगिक, ये यौगिक लिखा हुआ है, यौगिक कहते हैं। मतलब कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात क्या होता है? जैसे अगर मैं बात करूं पानी की, पानी का फॉर्मूला 8वीं में भी तुम्हें पढ़ाया होगा कि H2O होता है। अब इसमें देखो ध्यान दो, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिल करके पानी बना रहे हैं, तो ये अनुपात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2 संबंधी 1 का फिक्स है। हमेशा जब भी पानी बनेगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव 2 संबंधी 1 का ही होगा। या अगर इनके भार का अनुपात कहें तो हाइड्रोजन का भार होता है कितना? हाइड्रोजन का भार होता है 1 और ऑक्सीजन का भार होता है 16। अब चूंकि हाइड्रोजन 2 हैं तो 2 और ऑक्सीजन 1 है तो 16, 2 अनुपाते 16। इसको काट दोगे तो 2 1 करने 2 8 16, यानी कि 1 अनुपाते 8। 1 और 8 का अनुपात होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अगर हम बात करें किसकी? परमाणु भार की, तो ये फिक्स हो गया, ये एकदम जो है ना फिक्स है। पानी जब भी बनेगा वो इसी अनुपात में बनेगा, ना इससे कम में बनेगा ना इससे ज़्यादा में बनेगा। ठीक है, जब भी पानी बनेगा वो इसी अनुपात में बनेगा। तो इसलिए कहता है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में, बिल्कुल फिक्स हो गया। इसको तुम 3-1 नहीं कर सकते हो, 4-1 तुम नहीं कर सकते हो, बदल नहीं सकते हो। ये जो 2 संबंधी 1 का अनुपात है परमाणु क्रमांक के रिस्पेक्ट में, या फिर 1 संबंधी 8 का जो अनुपात है परमाणु भार के रिस्पेक्ट में, बदल नहीं सकता। तो अगर इस तरह से कोई चीज़ बनती है तो उसको यौगिक कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण में देखो, जल है, पानी मैंने बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2
CO2 इसका फॉर्मूला होता है। देखो 8वीं में तो इतना सब नहीं पढ़ाया होगा, पर फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो दिमाग में बैठा के रखो, याद कर लोगे अभी से, थोड़ा थोड़ा दिमाग में सेट करते चलोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो अगर हम बात करें CO2, इसमें भी देखोगे एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, हमेशा एक संबंधी 2 के अनुपात में ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अगर इस अनुपात को बदला तो कुछ और बन जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। साधारण नमक जिसको NaCl से भी दिखाते हैं, सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला NaCl है। तो इसमें 1:1 का रेशियो है, 1 सोडियम और 1 क्लोरीन मिलके नमक बनाते हैं। हमेशा यही आपको जो अनुपात है वो मेंटेन करना पड़ेगा, निश्चित अनुपात है तभी यौगिक है। सल्फर हो गया आपका, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन है ना, 2 के लिए डाई आता है SO2। सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। जब भी सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा 2 हाइड्रोजन संबंधी 1 सल्फर संबंधित 4 ऑक्सीजन, इसी अनुपात में ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। जब भी सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन का 2 परमाणु लेना पड़ेगा, 1 संबंधित 2 के अनुपात में ही बनेगा। अगर अनुपात को आपने कम या ज़्यादा किया तो वो यौगिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड्स यौगिक की डिफिनेशन क्या हो गई कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ये यौगिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको यौगिक की डिफिनेशन यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, खुला हुआ है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे आप जब अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई मैं ज़रूर दूँगा। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। यौगिक के बाद अब देखते हैं आगे कहानी में क्या है। अब हम यौगिक के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताओं की बात कर लेते हैं। विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स को हिंदी में क्या कहा जाता है, विशेषता। तो यौगिक के विशेषताओं की बात कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताओं की बात कर लेते हैं कि एक यौगिक की क्या क्या विशेषता होती है। देखना ध्यान से कि यौगिक जो है वो निम्न विशेषताएं दर्शाते हैं। इसमें से पहला क्या है, पहला है कि यौगिक, ये जहाँ पे योग है ना, ये एक्चुअली में यौगिक लिखा हुआ है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो यौगिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयुक्त के फल स्वरूप बनते हैं। मतलब कि जब भी यौगिक बनेगा तत्वों का निश्चित अनुपात अगर मिलाओगे तभी, अनुपात अगर निश्चित नहीं है तो यौगिक नहीं बनेगा। साथ में क्या कह रहा है, ये यौगिक के बनने में प्रायः प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत आदि अवशोषित या उत्सर्जित होते हैं। मतलब कि जैसे ये जो अम्ल है ना, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अभी हमने बताया कि ये एक यौगिक है। इसको जब बनाते हो ना तो हो सकता है कि इसको बनाने के लिए आपको ऊर्जा या ऊष्मा देनी पड़े, हो सकता है कि ये यौगिक बनते टाइम आपको ऊर्जा या ऊष्मा दे। अलग अलग यौगिक में ये घटनाएं होती हैं कि जब ये बनते हैं तो ऊष्मा, विद्युत आदि ये अवशोषित करते हैं या फिर उत्सर्जित करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि प्रत्येक यौगिक शुद्ध एवं समांगी पदार्थ होता है। ये अच्छा पॉइंट है, याद रखना कि जो कोई भी यौगिक होता है वो शुद्ध होता है, प्योर होता है। अभी चार्ट भी मैंने जो दिखाया था उसमें तुम देखोगे वो प्योर से आया है। देखो ना, प्योर ही 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है ना, तो प्योर होता है और साथ में क्या कहता है ये, एक तो ये प्योर होता है और समांगी पदार्थ होता है। समांगी क्या होता है अभी आपको आगे सिखाऊंगा, समांगी क्या होता है आगे आपको भी बताऊंगा, पर ये याद रखना कि शुद्ध और समांगी होते हैं। यौगिक को, अगला पॉइंट है कि यौगिक को उनके अवयव में साधारण भौतिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। अगर मैं तुम्हें पानी दे दूं, पानी और फॉर्मूला तुम्हें पता है H2O है, और मैं तुमसे कहूं कि एक काम करो, मुझे हाइड्रोजन अलग करके दो और इसका ऑक्सीजन अलग करके दो, तो क्या तुम्हारे दिमाग में अभी कोई चीज़ आ रही है कि तुम हाइड्रोजन को अलग कर दोगे और ऑक्सीजन को अलग कर दोगे? तो कोई भी ऐसी भौतिक विधि नहीं है। देखो रासायनिक विधियां तो हैं, रासायनिक विधि से तो आप अलग कर सकते हो, लेकिन भौतिक ऐसी कोई भी विधि नहीं है जिनसे आप हाइड्रोजन को अलग कर दो और ऑक्सीजन को अलग कर दो। भौतिक ऐसी कोई विधि नहीं है। तो याद रखना कि उनके जो अवयव हैं, मतलब अवयव का मतलब क्या, H2O में अवयव का मतलब क्या, एक हाइड्रोजन का है और 2 हाइड्रोजन का है और 1 ऑक्सीजन का अवयव है। मतलब इन्हीं दोनों लोगों से मिलकर के बना हुआ है। अगर H2SO4 में पूछा जाए कितने अवयव हैं तो 3 हैं। कौन कौन है? H फॉर हाइड्रोजन है, S फॉर सल्फर है, O फॉर ऑक्सीजन है। समझ गए? तो उनके अवयवों में इन्हें साधारण विधियों से तुम अलग नहीं कर सकते हो, याद रखना। और साथ में
अगला पॉइंट क्या है, अगला और लास्ट पॉइंट क्या है कि किसी यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। इंपॉर्टेंट है, देखो H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, पर पानी का जो अपना गुण है वो हाइड्रोजन से भी अलग है और ऑक्सीजन से भी अलग है। जिन भी अवयवों से मिलाया जाता है ना, उनसे कुछ अलग ही उनका गुण पाया जाता है। जैसे H2SO4 है, ये सल्फ्यूरिक एसिड की बात यहाँ पे कर लें तो जो हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, पर इन तीनों को एक निश्चित अनुपात में मिला के हमने एक यौगिक बना दिया सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका नाम है H2SO4। इसका जो गुण होगा वो हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन तीनों से अलग होगा। तो एक पॉइंट ये भी है कि किसी यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। तो एक बार और जल्दी से रिकॉल करा देता हूँ, क्योंकि मेरा पॉइंट ये है कि पढ़ते में ही, जब मेरे साथ यहाँ पर इस तरह से बैठ के तुम पढ़ रहे हो घर में, तो पढ़ते में ही याद हो जाए, बाद में अलग से तुम्हें मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। तो एक बार रिकॉल कराता हूँ। विशेषता यौगिक की कोई पूछे तो आप क्या बताओगे कि एक तो यौगिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयुक्त होने से बनते हैं। दूसरा पॉइंट कि अगर ये जब बनते हैं तो या तो ऊष्मा और विद्युत इनसे निकलता है या फिर ये खुद अवशोषित कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये शुद्ध और समांगी होते हैं। चौथा पॉइंट क्या है कि साधारण भौतिक विधियों द्वारा इनको इनके अवयवों में आप विभाजित नहीं कर सकते हो। और लास्ट पॉइंट क्या है कि किसी भी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। अवयवी तत्व मतलब समझ में आ गया किन किन तत्वों से मिलकर के वो बना है। तो आई होप कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अब ध्यान हो गई होगी, याद हो गई होगी। चलिए तो आगे चलते हैं। यौगिक की कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। आगे चलते हैं। अब यौगिक के बाद हमें क्या पढ़ना है, एक बार अपना चार्ट देखो। यहाँ पे ये पार्ट यहाँ तक खत्म हो गया, मतलब ये पूरी की पूरी कहानी यहाँ तक खत्म हो चुकी है। अब हम आ गए हैं अशुद्ध पदार्थ पे, और अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण कहा जाता है, और मिश्रण दो तरह का होता है, समांगी और विषमांगी। तो ये यहाँ तक हम लोग अपन क्लियर करेंगे। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस, या फिर इसी को मिक्सर कहा जाता है, मिक्सचर बहुत लोग कहते हैं, या हिंदी में अशुद्ध पदार्थ या फिर मिश्रण, अशुद्ध पदार्थ या फिर मिश्रण। तो ध्यान से देखना क्या होता है ये। पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कहता है कि दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर मिश्रण बनता है। अब यौगिक से अलग ये कैसे है, यौगिक में क्या था कि सबसे बड़ी बात क्या थी यौगिक में, कि जो हमारा अनुपात था वो निश्चित था, वो निश्चित था यौगिक में। लेकिन मिश्रण में अनुपात निश्चित नहीं होता है। किसी भी अनुपात में दो या दो से अधिक चीज़ों को आपस में मिला दो तो वो मिश्रण बन जाएगा। ठीक है, मिश्रण बन जाएगा। कह रहा है इसके, अच्छा एक सिंपल सी बात देखो, जैसे इसके एग्जाम्पल दिखा देता हूं तुम्हें। पहले एग्जाम्पल देखो, कह रहा है कि चीनी तथा जल का मिश्रण, ये क्या है, ये एक मिश्रण है, मिक्सचर है। जैसे शरबत, मिश्र धातु, इस्पात भी धातु होती है जो कुछ अलग अलग धातुओं को मिला के बनाई जाती है। मिश्र धातु मतलब कि मिश्रित कई धातुओं को मिला के बनाई जाने वाली धातु। और बारूद, जैसे कि वो बारूद पटाखे वाला कई चीज़ों को मिला के बनता है। उनमें ना कोई भी एक निश्चित अनुपात नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई फिक्स अनुपात में, फिक्स उसमें, जैसे मैंने तुमसे कहा कि शरबत बना के लाओ, शरबत बना के लाओ। जैसे ये देखो यहाँ पे एक फिगर है, गिलास है, गिलास में पानी है, और ये जो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये चीनी है। ये गिलास के अंदर जो है ना क्या क्या है, पानी है, पानी प्लस चीनी, पानी प्लस चीनी, दो चीज़ें हैं। तो इनका कोई निश्चित अनुपात नहीं है। इसके अंदर चाहे तुम 1 चम्मच चीनी डाल दो, 2 चम्मच डाल दो, 3 चम्मच डाल दो, तुम्हारी मर्जी है, और इसको इसमें घोल दो। तो जो मिश्रण बना वो एक्चुअली अशुद्ध पदार्थ बना, मिश्रण बना। इसमें कोई भी निश्चित अनुपात नहीं है। तो जैसे इसीलिए लिखा है कि चीनी और जल का मिश्रण। कोई शरबत बना रहे हो जिसमें नींबू, चीनी, नमक, अगड़म कुछ भी मतलब डाल दो, तो वो सब जो है वो मिश्रण की श्रेणी में आ जाता है। मिश्र धातु, इस्पात, बारूद वगैरह, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना कि इसके अवयवों को साधारण भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। मतलब मिश्रण को साधारण भौतिक विधियों द्वारा, जैसे कि उसे गर्म करके, या फिर उसे ठंडा करके, या फिर उसे छान कर, इस तरह से ये जो भौतिक विधियां हैं, इन विधियों से मिश्रण के अवयवों को तुम अलग अलग कर सकते हो। और मिश्रण के जो गुणधर्म हैं, उनके अवयवों के गुणों के मिश्रित गुण होते हैं। मतलब कि जैसे अगर ये तुमने शरबत बनाया, पानी और चीनी का मिश्रण बनाया, तो इस पूरे मिश्रण में पानी का भी स्वाद आएगा और चीनी का भी स्वाद आएगा। उनके अवयवों के गुण उसमें निहित होते हैं, वो उन गुणों को दिखाता है। बात समझ गए? तो मिश्रण सिंपल सा था कि दो या दो से अधिक
विभिन्न प्रकार के द्रव्यों को अगर किसी भी अनुपात में मिला दोगे तो क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। और इनके अवयवों को तुम साधारण भौतिक विधियों से अलग कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चीनी और पानी, चीनी और नमक, जल, शरबत हो गया, मिश्र धातु, इस्पात, बारूद वगैरह आदि। और मिश्रण के जो गुणधर्म है वो उनके अवयवों के गुणधर्मों के मिश्रित गुण होते हैं, उनमें उनका कुछ ना कुछ पार्ट, कुछ ना कुछ गुण होता है। ठीक है, आई होप आपको मिश्रण भी समझ में आ गया होगा। अब जैसे अच्छा चीनी और पानी को अलग करना हो तो क्या कर सकते हो, एक काम करो, इसे गर्म कर दो, नीचे से इसको हीट कर दो। गर्म करोगे तो क्या होगा, पानी भाप बन के उड़ जाएगा और चीनी जो है वो तली में बैठा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मिश्रण की बात हो गई। अब मिश्रण जो है उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सर, यानी कि मिश्रण के प्रकार। अब मिश्रण के प्रकार की अगर बात करें कि कितने प्रकार का मिश्रण होता है, तो मैंने पहले ही तुम्हें समझा दिया कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण, जिसको इंग्लिश में होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है, होमोजीनियस। और दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण, जिसको इंग्लिश में हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है, हेट्रोजीनियस। तो अब एक काम करते हैं, लाइन से एक एक को पढ़ लेते हैं। पहले समांगी वाले को पढ़ेंगे, फिर विसमांगी वाले को पढ़ेंगे। तो जो हमारा समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण, इसकी परिभाषा क्या है, जरा ध्यान से समझना। कहता है वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म समान हो, समांगी मिश्रण कहलाता है। मतलब कि उस मिश्रण में से कहीं से भी थोड़ा बहुत पार्ट भी उसका तुम निकाल के यूज करोगे तो उसके हर एक भाग का जो गुणधर्म होगा, गुणधर्म वो बिल्कुल एक समान होगा। और साथ में इसके विभिन्न अवयवों की सीमाओं को पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता है। मतलब कि अगर दो या तीन चीज़ें मिला के तुम कोई मिश्रण बना रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर वो दोनों तीनों को तुम अलग अलग देख पाओ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि चीनी और पानी के ही मिश्रण को ले लो, ये गिलास है, इसके अंदर पानी है और मैं बाहर से क्या करूँगा, चीनी इसके अंदर मिला दूँगा। चीनी मिलाते ही इसके दाने इसके अंदर जा कर के धीरे धीरे ऐसे बैठेंगे और फिर इसको जब तुम घोल दोगे तो ये इसके अंदर बिल्कुल विलीन हो जाएंगे। तो इसमें अगर मैं कहूँ कि क्या तुम्हें चीनी अलग दिखाई दे रही है, अलग दिख रही है, तो तुम्हारा जवाब होगा कि चीनी इसमें अलग, घोलने के बाद चीनी इसमें अलग नहीं दिख रही है। चीनी और पानी बिल्कुल एक में ही मिक्स हो गए हैं, अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वही कहना चाह रहा है कि इसके विभिन्न अवयवों की सीमाओं को पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता है, अलग अलग नहीं देख सकते हो। हाँ, ये अलग बात है कि इसके प्रत्येक भाग का संगठन और गुणधर्म जो है वो समान होता है। मतलब कि इसमें से तुम थोड़ा सा शरबत निकालो, थोड़ा सा फिर निकालो, थोड़ा सा फिर निकालो, हर बार वो सेम ही महसूस होगा, सेम ही टेस्ट आएगा। तो मतलब उनके जो गुणधर्म हैं वो एक जैसे होते हैं। ठीक है, समांगी मिश्रण का ये बेस्ट एग्जांपल आपका होता है शरबत, चीनी और पानी का मिश्रण। समांगी एक ही में घुल मिल गए, अलग अलग तो बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और वो मतलब ना चीनी उसमें ना पानी, जब एक बार घोल दिया तो एक ही में मिक्स हो गए। और हाँ, उसके हर एक पार्ट को जब तुम टेस्ट करोगे तो उनके हर एक पार्ट का गुणधर्म जो है वो एक जैसा होगा, तो वो समांगी मिश्रण होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला हमारा है विसमांगी मिश्रण। दूसरे नंबर पर कौन आ रहा था, विसमांगी मिश्रण। विसमांगी समांगी का उल्टा होगा, समांगी का उल्टा होगा। तो वही इसकी डेफिनेशन क्या कह रहा है कि एक ऐसा मिश्रण है, विसमांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ इस तरह से मिश्रित होते हैं कि उनके घटक स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई देते हैं। उसमें समांगी में अलग अलग दिखाई नहीं देते थे, चीनी पानी घुल गया तो दिखाई नहीं दे रहा है, चीनी अलग नहीं दिख रही है। लेकिन इसमें क्या होगा कि जितने भी अवयव तुम मिलाओगे विसमांगी मिश्रण में वो अलग अलग सभी दिखाई देंगे और पूरे मिश्रण में उनकी संरचना एक समान नहीं होती है और सभी के सभी मिश्रण में उनकी जो संरचना है वो भी एक समान नहीं होती है। एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल है जैसे रेत और पानी का मिश्रण। जैसे ये एक फ्लास्क है, इसके अंदर पानी है और ये मैंने इसके अंदर क्या किया, रेत के कण मिला दिए, रेत के कण मिला दिए। अब रेत के कण छोटे छोटे हैं, वो इसके अंदर बैठ जाएंगे। लेकिन जब तुम इसको चाहे तुम लाख घोल दो, ऐसे ऐसे मिला दो, मिलाने के बाद भी तुम्हें वो रेत के कण अलग अलग दिखाई देंगे। वो रेत जो है अलग अलग दिखाई देगा, पानी अलग, रेत अलग दिखाई देगा। तभी तो कहता है कि उनके घटक स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई देते हैं और पूरे मिश्रण में उनकी संरचना एक समान नहीं रहती है। इसमें से थोड़ा सा तुम पानी और रेत का मिश्रण बाहर निकालोगे तो हो सकता है ज़्यादा रेत निकल जाए, पानी कम हो। कई बार क्या होगा, पानी ज़्यादा होगा, रेत कम होगी। मतलब उनके अवयव जो है
उनकी संरचना जो है वो हर जगह एक समान नहीं होती है। ऐसे ही तेल और पानी का मिश्रण, कभी भी तुम इसी में मान लो एक और ग्लास है, इसके अंदर पानी है और प्लस इसी में तुमने क्या मिला दिया, तेल मिला दिया, तो तेल पानी के ऊपर तैरता हुआ तुम्हें दिखाई देगा, अलग अलग दिखाई देगा, बिल्कुल अलग अलग दिखाई देगा। समझ रहे हो? तो अगर ऐसा हो रहा है कि वो दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं तो वो मिश्रण कौन सा होगा, विषमांगी मिश्रण होगा। विषमांगी मिश्रण के घटक जो है वो बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं। आगे बात समझ में? तो ये तो डेफिनेशन थी किसकी, विषमांगी मिश्रण की। अब मिश्रण की कुछ विशेषताएं हैं वो तुम्हें बताता हूं मैं। देखो मिश्रण की विशेषता क्या है, मिश्रण के बारे में थोड़ा और समझ में आएगा इससे। पहली विशेषता कि मिश्रण के संगठनों का अनुपात निश्चित नहीं होता है। पहले मैंने बता दिया मिश्रण, इनके संगठनों का अनुपात बिल्कुल निश्चित नहीं होता है। मिश्रण में मूल पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। मैंने बता दिया चीनी पानी मिलाओगे तो उसमें चीनी के भी गुण हैं, पानी के भी। चीनी नमक मिलाओगे, चीनी का भी है, नमक का भी है। तथा इन्हें इनके अवयवों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। अच्छा, गांव में जो लोग रहते होंगे, कभी तुम्हारे यहाँ अनाज कट के आता है ना, गेहूं, उसमें देखोगे गेहूं के भी कण होते हैं, प्लस सरसों के भी कण, छोटे छोटे 1-2 पेड़ सरसों के होते हैं खेत में, वो भी आ जाते हैं। कुछ घास फूस के भी कण आ जाते हैं। तो वो उस टाइम पे जो गेहूं रहता है ना, वो एक्चुअली में वो किसका एग्जाम्पल होता है, मिश्रण का। और साथ में वो कौन सा मिश्रण होगा, उसको देखा जाए तो वो विषमांगी मिश्रण होगा। कौन सा मिश्रण होगा, विषमांगी मिश्रण होगा। और क्या उसे अलग अलग कर सकते हो, तो बिल्कुल भाई, उनको उनके दानों को बीन करके, चाल करके, है ना, जिसको कहते हैं आखना गांव में, तो उसको जो है उनके दानों को तुम अलग अलग कर सकते हो, उनके अवयवों को अलग अलग कर सकते हो। तो वो भी एक बेस्ट एग्जांपल होगा किसका, विषमांगी मिश्रण का। समझ गए, विषमांगी मिश्रण का। और समांगी का तो तुम सर्वस्व से समझ ही गए होगे। तो इसीलिए उनके गुणों में मैं बता रहा हूँ कि मिश्रण में मूल पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं तथा इन्हें इनके अवयवों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। भौतिक विधियाँ मतलब छान कर, गर्म करके, या उसको बीन लिया, अलग अलग कर लिया, एक एक दाने चुग लिए उसमें से। समझ गए? तो आई होप अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और बिल्कुल ये याद होता जा रहा होगा। और तीसरा मिश्रण की प्रॉपर्टी क्या है कि मिश्रण के बनने में कोई ऊष्मा या प्रकाश न ही उत्सर्जित होता है और न ही अवशोषित होता है। शरबत बनाते हो तो क्या ऊष्मा या प्रकाश निकलता है क्या उसमें से, या विद्युत देना पड़ता है क्या? नहीं ना। तो बस उसमें ना तो कोई ऊष्मा, हाँ अगर अभी इसके पहले जब मैंने बताया था यौगिक, तो मैंने पढ़ाया था कि यौगिक बनाते समय क्या होता है कि कई बार ऊष्मा और विद्युत उत्सर्जित भी हो जाती है और कई बार अवशोषित भी हो जाती है। तो ये तो हो गई मिश्रण की बात। तो अब आपको समझ में, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। मिश्रण की विशेषताएं भी आपने देख ली और साथ में मैं बताऊँ तुम्हें। चलो अब तुम्हारा देखो, एक तो होमवर्क ले लो तुम, अगर रेगुलर स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो ध्यान से। एक तो होमवर्क क्या है कि तुम समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, इसमें ना किताब से देख के या बिना देखे कम से कम 5 अंतर लिखोगे अपनी कॉपी में। 5 अंतर कम से कम लिखोगे। 5 अंतर लिखोगे तो तुम इससे किताब भी पढ़ोगे, एक बार किताब में जाके देखोगे कि क्या है, कैसे है, तुम्हें कुछ याद भी हो जाएगा। और किताब पढ़नी तो बहुत अच्छी बात है, आपका मतलब कॉन्सेप्ट तो जाहिर सी बात है। और पढ़ना, किताब देखना, एक भी पॉइंट छूटा नहीं है, बिल्कुल डिटेल में मैंने तुम्हें पढ़ाया है। ठीक है, तो ये एक तो ये होमवर्क हो गया। क्या मैंने होमवर्क दिया कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर आपको लिखना है। एक मैं आपको और होमवर्क दे रहा हूँ, तत्व व यौगिक, तत्व व यौगिक में अंतर आपको लिखना है। समझ गए? तत्व, दूसरा होमवर्क है तत्व और यौगिक में अंतर लिखना है। तीसरा एक और होमवर्क दे रहा हूं आपको, तत्व और यौगिक हो गया, धातु और अधातु में, धातु और अधातु में अंतर लिखना है। ये पढ़ा चुका हूं मैं, सारा एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं ये या तो अपने मन से लिखो या किताब में से देख के लिखना। तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा और बिल्कुल काम ओके हो जाएगा, बिल्कुल चीज़ें याद हो जाएंगी। चैप्टर नंबर 2 बिल्कुल सेट हो जाएगा मामला। ठीक है, अच्छा, साथ में अब जब मैंने तुम्हें अभी हाल समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण पढ़ा दिया है, तो अब मेरे मन में एक चीज़ आ रही है कि मैं तुमसे एक और चीज़ पूछूं। कमेंट बॉक्स में लिखना, ये कमेंट बॉक्स में, यहाँ तक जो बच्चा पढ़ के आया है ना, कमेंट बॉक्स भर देगा मेरा लिख लिख के। वहाँ पे तुम्हें लिखना है, बताना है मुझे कि दूध जो है, दूध वो समांगी मिश्रण है कि विषमांगी मिश्रण है। दूध के बारे में आपको बताना है, मैं नहीं बताऊँगा ये समांगी है या विषमांगी, ये आप बताओगे मुझे, ये समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, क्लियर करके बताओ आप। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं।
कि मिश्रण के बाद और क्या चीज़ हमें रह गई है पढ़ने के लिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, एक स्पेशल में मैं तुम्हें अलग से ये मिश्र धातुएं पढ़ा रहा हूँ। इसको नोट्स में चाहो तो लिख सकते हो, अपनी कॉपी में नोट्स में चाहो तो बना सकते हो, नोट्स के तौर पे बना सकते हो। मिश्र धातुएं, ये क्या होता है भाई? मिश्र धातुएं, नाम से ही लग रहा है कि जो 2-3 धातुओं को मिश्रित करके बनाई गई हो, 2-3 धातुओं को मिला करके बनाई गई हो, उसी धातु को क्या कहेंगे? मिश्र धातु कहेंगे। देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है, फिर उसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं कि यह धातुओं का समांगी मिश्रण होती है। मिश्र धातुओं का याद रखना, 2-3 अलग अलग धातुओं को, लेकिन समांगी मिश्रण होता है, विषमांगी नहीं। विषमांगी में तो अलग अलग अवयव दिखाई देते हैं, अलग अलग कर सकते हो, उनके जो घटकों का गुणधर्म होता है वो सारा उसमें आता है विषमांगी में, लेकिन समांगी में उनका अलग अलग गुणधर्म नहीं दिखाई देता है। वो एक जैसे गुणधर्म होते हैं उनके, अगर उनको एक में मिला दिया तो, उनको मिश्रित कर दिया तो, जैसे चीनी पानी को मिला दिया था तो सेम टेस्ट आ रहा था, सेम गुणधर्म आ रहा था। तो वही कह रहा है कि यह धातुओं का समांगी मिश्रण होती हैं। देखो, छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ के चलना पड़ेगा, छोटे छोटे पॉइंट्स को समझना पड़ेगा डिटेल में, तब जो है आपको सही तरीके से चीज़ें आ पाएंगी। पढ़ाई लिखाई वो क्लास में आके कोई डांस कर रहा है, कोई कॉमेडी फैला रहा है, कोई हंसी मजाक कर रहा है, करके निकल जा रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहा है बच्चों को बुद्धू बना के, उससे कुछ नहीं सफलता मिलने वाली है। ठीक है, वो बस एक पॉपुलर और रील बनाना और ये करना वो करना, उसी का तरीका है। पढ़ना तो इसी तरीके से पड़ेगा भाई, मेहनत लगती है पढ़ने में। ऐसे अगर नाच गा के पढ़ाई हो जाती ना तो सब पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाते, समझ लेना इस बात को। तो कह रहा है कि मिश्र धातुएं, टॉपिक पे आते हैं अपने। मिश्र धातुएं कह रहा है कि यह धातुओं का समांगी मिश्रण होती हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। तो मिश्र धातुओं को पूछे तो यही डिफिनेशन देना है कि यह धातुओं का समांगी मिश्रण होती हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा उनके अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। और क्या कह रहा है कि लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है, क्योंकि वैसे तो यौगिक की प्रॉपर्टी है ये कि उसको साधारण भौतिक विधियों से उनके अवयवों में अलग नहीं कर सकते, लेकिन हालांकि इसको भी, मिश्र धातुओं को भी साधारण भौतिक विधियों से उनके अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। हालांकि समांगी मिश्रण को कर सकते हो, इसीलिए नोट्स में है बेटा, इसीलिए अलग से पढ़ा रहा हूँ कि मिश्र धातुएं क्या होती हैं, कि धातुओं का समांगी मिश्रण होती हैं लेकिन फिर भी इनके अवयवों को भौतिक विधियों से पृथक नहीं किया जा सकता है, और इसीलिए फिर भी इन मिश्र धातुओं को मिश्रण ही माना जाता है, क्योंकि यह अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं। यौगिक जो है वो अपने घटकों के गुणों को, जैसे पानी था H2O, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का गुण नहीं दिखाता है, इसका अपना एक अलग गुण होगा। जैसे H2SO4 था, ये हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के गुण को नहीं दिखाता है, ये यौगिक बनने के बाद अपना खुद का गुण दिखाता है। लेकिन ये मिश्र धातुएं क्या होती हैं कि यह अपने घटकों, जिन जिन चीज़ों से मिलकर के बने हुए हैं, उनके गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं, अलग अलग संगठन रखते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल बताऊँगा, मार्केट में एक चीज़ बहुत पॉपुलर है, पीतल। मार्केट में पीतल क्या है? पीतल एक धातु है भाई, ठीक है। तो मार्केट के अंदर पीतल बहुत पॉपुलर है। अब पीतल जो है ना, एक्चुअली में पीतल एक धातु कहना तो खैर गलत है, इसको सही से कहें तो इसको मिश्र धातु कहेंगे। इसका सही नाम क्या होगा? मिश्र धातु। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है, ठीक है, मिश्र धातु है। अभी कैसे बनता है पीतल? इसमें पता है, जिंक जो है वो 30% और कॉपर जो है 70%, लगभग इसी मात्रा में। जिंक 30% और कॉपर 70%, लगभग इस मात्रा में जब जिंक और कॉपर को मिलाया जाता है तो एक नई धातु बनती है पीतल, और वो किसका बेस्ट एग्जांपल हो सकती है? मिश्र धातु का। तो पीतल जो है, याद रखना, ये भी अच्छा पॉइंट है याद करने के लिए कि पीतल जो है वो जिंक और कॉपर का मिश्रण है और बेस्ट एग्जांपल है किसका? मिश्र धातुओं का। तो नोट पॉइंट में इसलिए मैंने पढ़ा दिया क्योंकि जब हमने मिश्रण पढ़ा और जब हमने यौगिक पढ़ा तो थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन सा हो रहा था। कभी ये मिश्र धातुएं अगर आपको पीतल पढ़ाया जाता तो तुम कंफ्यूज होते कि अरे भैया इसको मिश्रण में रखना है कि यौगिक में, क्योंकि ये समांगी मिश्रण है लेकिन इनके अवयवों को तुम भौतिक विधियों से पृथक पृथक नहीं कर सकते हो और फिर भी इन्हें मिश्रण माना जाता है। तो ये एक अलग ही चीज़ें हैं मिश्र धातु, इसीलिए तुम्हें अलग से पढ़ाया भी है नोट्स में, क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन भी रखते हैं। अब पीतल के अंदर थोड़ा सा जिंक का भी गुणधर्म होगा और थोड़ा सा कॉपर का भी, समझ गए? और पीले कलर का तो इसीलिए होता भी है ये दुनिया पित्तल दी, वही पीतल, समझ गए? चलो, तो कोई बात नहीं, ये मिश्र धातुएं नोट्स में अलग से आपको याद रखना है, बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ रहे हैं भाई,
कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताना, और अगर पढ़ रहे हो वीडियो पे सही जगह पे ये वीडियो पहुंच रही है सही बच्चों के पास, तो देखो शेयर ज़रूर करो, जितना शेयर करोगे उतनी वीडियो चल जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, और कुछ रह रहा है तो वो भी देख लेते हैं। चलो आगे इस स्लाइड में क्या लिखा हुआ, आर देयर एनी क्वेश्चंस, क्या तुम्हारे पास कोई सवाल है, बताओ भाई। अगर ये पढ़ने के बाद कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, फटाफट से वहाँ कमेंट करना, आपको जवाब मैं ज़रूर दूंगा। जो वहाँ पे लिख के देने लायक रहेगा मैं तुरंत लिख के दे दूंगा, और जो नहीं लिख के देने लायक होगा वो एक अलग नई वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।